हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, आई होप आपको सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट जो है आपका और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हमारा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हमारा चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, बेसिकली इफेक्ट ऑफ करंट तीन होते हैं। ठीक है ना, जो करंट है हम पढ़ चुके हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है ना, किसी भी वायर के थ्रू जब चार्ज फ्लो करता है पर यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जब किसी भी वायर के थ्रू या किसी भी सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो उसके तीन इफेक्ट्स होते हैं। मतलब इफेक्ट का मतलब क्या होता है, करंट के प्रोड्यूस होने से क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होना, उसका प्रभाव क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो बेसिकली तीन इफेक्ट्स होते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से देखना। नंबर वन है हीटिंग इफेक्ट। नंबर वन इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, नंबर टू है मैग्नेटिक इफेक्ट। नंबर टू इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, लास्ट है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो बेसिकली ऑल इन ऑल हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के तीन इफेक्ट्स हैं। नंबर वन है हमारा हीटिंग इफेक्ट, नंबर टू है मैग्नेटिक इफेक्ट एंड नंबर थ्री है केमिकल इफेक्ट। तो जो हम आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट डेवलप होना, दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जो कि हम आज की वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होना, मतलब जैसे होते हैं ना, मैग्नेट होती है वो किस चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो उस तरीके से ही किसी वायर के थ्रू जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वहां पर डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, इसके लिए पूरा चैप्टर है हमारी क्लास 10th के अंदर फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हम वहां डिस्कस कर लेंगे। लास्ट है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से केमिकल चेंजेस आना, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज। ये हमारा एक चैप्टर है इंडिविजुअली और इसको हम करेंगे हायर क्लासेस में स्टडी। ठीक है, तो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट होते हैं, हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल। इसको कॉपी कर लीजिए, करना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक आज का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। न्यूमेरिकल भी करेंगे इसकी। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो इसको समझते हैं ना, थ्योरी नहीं, कंसेप्ट समझते क्या है। चलो फॉर एग्जांपल ए बी एक कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब है कोई ऐसी डिवाइस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, इसको हमने वायर्स की हेल्प से, भाई ए बी जो है हमारा एक कंडक्टर है। ठीक है ना, ए बी इज अ कंडक्टर। सारे तो कोई बना दिया आपने चलो कोई नहीं, दो बार ड्रॉ करते हैं। ए बी इज अ कंडक्टर। ठीक है ना, सिंपली मैंने रॉड ले लिया यहाँ पे ना, जिसकी है ए बी, दो कोने है ना, इसको हमने क्या करा, वायर से अटैच करके बैटरी से लगा दिया। अब बैटरी से क्यों लगाया है, जिससे इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सके। तो जैसे हमने बैटरी ऑन करी, स्विच लगा दिया हमने इसके अंदर, स्विच को हमने क्या कर दिया, क्लोज, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। अब होगा क्या है, जो एक कंडक्टर है, मैंने आपको बताया था हर कंडक्टर के पास कोई ना कोई रेजिस्टेंस होता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सपोज करो ये हमारा जो कंडक्टर है वो वायर है। ठीक है ना, और वायर भी कैसा, नाइक्रोम वायर। सुना नाइक्रोम वर्ड? नहीं, मैं बताता हूँ। नाइक्रोम बेसिकली एक एलॉय होता है, एलॉय जिसके अंदर निकेल प्लस क्रोमियम, ये हमारे दो मेटल्स होते हैं, निकेल एंड क्रोमियम। ठीक है ना, Na निकेल और क्रोम मतलब क्रोमियम। होता क्या है, बेसिकली नॉर्मल मेटल्स की कोई ना कोई रेजिस्टिविटी होती है, मगर जब हम दो मेटल्स को जो आपस में मिल सके ना, जब हम दो मेटल्स को कंबाइन करते हैं और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको बोलते हैं एलॉय। एलॉय इज अ
मिक्सचर ऑफ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तो दो मेटल या एक मेटल नॉन मेटल से मिलकर बनता है एलॉय, ठीक, ALLOY। होता क्या है, एलॉय की जो है रेजिस्टिविटी और ज्यादा हो जाती है, जो उसके रेस्पेक्टिव मेटल्स होते हैं उनसे भी ज्यादा हो जाती है एलॉय की रेजिस्टिविटी। तो बेसिकली नाइक्रोम वायर हमने इसलिए यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि जो नाइक्रोम वायर है वो एलॉय है और एलॉय की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा, तो इस नाइक्रोम वायर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो काफी ज्यादा होगी, ठीक है। रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, अपोजिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना चाहेगा, ठीक है। मगर नाइक्रोम वायर क्या चाहेगा, नाइक्रोम वायर चाहेगा कि मेरे थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करे बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। इस नाइक्रोम वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा ना भाई। रेजिस्टिविटी क्या होती है, पावर, जो रेजिस्टिव पावर होती है उसको मेजर करने वाली, और रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस वो काफी ज्यादा है। इसका मतलब है ये नाइक्रोम वायर कहेगा करंट आप मेरे थ्रू फ्लो नहीं कर सकते, मगर ये करंट में क्या कहेगा, नहीं मैं आपके थ्रू जो है फ्लो करूंगा। तो बेसिकली जब करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे को अपोज करेंगे, भाई करंट चाहेगा मैं फ्लो हो जाऊं उसके थ्रू, मगर जो नाइक्रोम वायर है इसको जो उसका रेजिस्टेंस है वो उसको अपोज करेगा। तो होगा क्या, इनके आपस में कोलिजन की वजह से यहां पर हीट डेवलप हो जाएगी। क्या डेवलप हो जाएगी, हीट। भाई जब दो जनों की लड़ाई होती है क्या होता है, हीट डेवलप हो जाती है ना, गर्मा गर्मी हो जाती है। उस तरीके से ही यहाँ पर जो है नाइक्रोम वायर जो है हीट अप हो जाएगा। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से और रेजिस्टेंस की वजह से इस वायर के अंदर हीट डेवलप होगी। और आपने जनरली देखा भी होगा जो वायर्स होते हैं अगर आप उनको हाथ लगाओ, ठीक है बेटा, बिना इंसुलेशन वाले वायर को हाथ लगा देना करंट लग जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप वायर को हाथ लगाओ तो वो गर्म होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता है तो वहां पर हीट डेवलप होती है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी हीटिंग इफेक्ट की, ये तो बता दिया मैंने आपको। जब करंट अपोज करेगा रेजिस्टेंस तो यहाँ पे क्या होगी, हीट डेवलप, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए डेफिनेशन क्या है जो हमारी बुक में लिखी होती है, व्हेन अ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ नाइक्रोम वायर। जब भी कोई करंट हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू फ्लो करेगा, या हाई रेजिस्टेंस वायर है ना, तो होगा क्या, उसके अंदर एक हीट डेवलप होगी। भाई जब भी करंट एक हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू फ्लो करेगा देन देयर विल बी अ हीट डेवलप इन दी वायर, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बस तो यही प्रोसेस था हमारा हीटिंग इफेक्ट। जब करंट जब फ्लो करेगा तो वो तार गर्म हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अच्छा जब ये रेजिस्टेंस को अपोज कर रहा होगा तो इस करंट को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। भाई रेजिस्टेंस क्या कह रहा है, उधर जाइए, करंट कह रहा है नहीं मैं इधर जाऊंगा। करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है चार्ज को इधर से इधर फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। और वो अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके इक्वल होगा, जो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं इसका फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है ना। तो इसको फिगर को नोट डाउन कर सकते हैं आप। चलिए डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी होगी सिंपल लैंग्वेज है बिल्कुल, मैंने आपको फिर भी इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, डेफिनेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप एक डायग्राम बना सकते हो सिंपली वाला, ठीक है ना। और इसका सपोज करते हैं जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, लेट अस, जो आई करंट है, या रुको, लेट अस कंसीडर that amount of work done, W amount of work is done, ठीक है, in moving चार्ज Q, ठीक है। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, भाई वोल्टेज तो है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V या पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक। तो W अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है चार्ज Q को V के अक्रॉस फ्लो करने में, ठीक है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर वर्क डन विल बी इक्वल टू W इक्वल्स टू V इंटू Q। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। W क्या है हमारा, वर्क डन। ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक पढ़ा था, ठीक है ना।
तो चलो हमारा क्या आ गया, वर्क डन का फॉर्मूला आ गया V इंटू क्यू। मगर हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ, हमने इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 ना। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। भाई ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट का प्रोडक्ट इंटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया, V इंटू क्यू। हमने क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला आएगा हीटिंग इफेक्ट का, हमने V की वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है, Q की, और इसमें पुट कर देनी है, ठीक है। तो V की वैल्यू आ गई ओम्स लॉ से, एंड ऑल्सो I क्या होता है, Q अपॉन T। सर V अपॉन R भी होता है, नहीं ये रखेंगे, है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से देयरफॉर चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, I इंटू टी। भाई I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, तो Q कितना आ गया, I इंटू टी। देखो V की वैल्यू भी आ गई, Q की वैल्यू भी आ गई, इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है ना। इधर सेकंड मान लो, इधर थर्ड मान लो। तो सिंपली पुटिंग वैल्यूज ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। कुछ नहीं करा, केवल क्या करा, हमने वर्क डन निकाल लिया। भाई जो वर्क डन यहाँ पे हो रहा है चार्ज को फ्लो करने में, वो निकाल लिया, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू, ठीक है। V की वैल्यू ली ओम्स लॉ से, Q की वैल्यू ली करंट के फॉर्मूले से, और यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो हमें मिल गया देयरफॉर W इक्वल्स टू V की वैल्यू है IR और Q की वैल्यू है IT। सो W इक्वल्स टू क्या हो गया, I इंटू I स्क्वायर, और R इंटू T। सो यहाँ पे वर्क डन हमारा आ गया I स्क्वायर RT, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। चलिए तो इसको रफ कर देते हैं ना। अब बस केवल 2-3 लाइन है, एक काम करता हूँ, ऊपर वाला रफ कर देता हूँ और ये करता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पे आ गया वर्क डन का फॉर्मूला, मगर हमें फॉर्मूला चाहिए था हीटिंग इफेक्ट का, कि कितनी हीट डेवलप हुई है, ठीक है। चलो अब देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक बात बताओ, जितना यहाँ वर्क डन हुआ है, जितना यहाँ पे इस चार्ज ने वर्क डन करा है, करंट ने, जो हीट डेवलप होगी कितनी होगी, जितना वर्क करा उतनी ही डेवलप होगी। जितना हमने इसके ऊपर, इसने करंट ने वर्क डन करा है, उतनी ही उस वायर के अंदर हीट डेवलप होगी। इसका मतलब है, आपको पता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो जो इस वायर के अंदर हीट डेवलप हुई, वो भी तो एनर्जी है। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। वो कहां से आई, वर्क डन की वजह से। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, जो हीट डेवलप हुई है इस वायर के अंदर, द हीट डेवलप इन दिस वायर इक्वल्स टू वर्क डन। और ये वर्क डन में कौन सा है, इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक। तो जो हीट डेवलप हुई है वो किसके इक्वल है, वर्क डन के। हीट डेवलप का सिंबल है H और वर्क डन W, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली हम इस W को H के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर H इक्वल्स टू, W की वैल्यू कितनी थी, I स्क्वायर RT, एंड वी गेट द डेरिवेशन फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, सिंबल है इसका J। क्लियर। तो ये हमारा डेरिवेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार आ जाता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसको एक चीज से जानते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है ना, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, इसको बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, या सिंपली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो अगर पेपर में पूछा जाए कि राइट डाउन दी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आप इसको ही लिख देंगे। अगर कहा डिराइव करके दिखाओ, तो आप सेम प्रोसेस से इसको डिराइव करके दिखा देंगे। अगर कहा गया डिराइव दी फॉर्मूला फॉर हीटिंग इफेक्ट, तो भी ये डिराइव होगा, ठीक है। जूल्स लॉ पूछें या हीटिंग इफेक्ट पूछें, बोथ आर सेम थिंग्स। क्लियर। चलिए बस थोड़ा सा जो है जूल ने, जो साइंटिस्ट ने ना, हल्की सी जो बातें कही इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसको देखते क्या कहा है ना। इसको मैं रख कर देता हूँ। देखिए हमारा फॉर्मूला ट्राई हो गया। ये फॉर्मूला जो है हम न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करेंगे। अब जो हीट डेवलप हुई है वो किसके इक्वल होगी, करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के, और टी क्या है हमारा, टाइम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम जो है डायरेक्टली इनवर्सली कंसेप्ट जो है कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था, क्वेश्चन भी करे थे हमने उसके, है ना।
तो इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखिए ना, अगर मैं इनको कांस्टेंट मान लूं तो इसके डायरेक्टली है, जो भी चीजें ऊपर लिखी होती है वो डायरेक्टली में होती हैं, जो नीचे लिखी होती है डिनोमिनेटर में उसके इनवर्सली होती है। सो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, हीट डेवलप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब इसका मीनिंग तो आपको पता ही हो क्या होता है। इसका मतलब ये होता है अगर करंट ज्यादा तो हीट भी ज्यादा डेवलप होगी, डायरेक्टली का मतलब ये होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट डेवलप भी ज्यादा, और अगर ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो करा तो भी हीट ज्यादा, ये मतलब होता है सिंपली। ठीक है, तो करंट बढ़ाओगे तो हीट बढ़ जाएगी, करंट घटाओगे तो हीट कम हो जाएगी। सेम फिनोमेना रेजिस्टेंस और टाइम के साथ है, रेजिस्टेंस और टाइम को बढ़ाओगे तो हीट बढ़ जाएगी, दोनों को अगर कम करोगे इंडिविजुअली भी तो हीट कम हो जाएगी। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछ सकते हैं और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में भी इसको क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। मैंने कहा कि जो करंट है वो मैंने 2 टाइम्स कर दिया। बेटा पिछली वीडियो में मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, करंट जो है मैंने 2 टाइम कर दिया, तो बताओ हीट जो डेवलप होगी वो कितना टाइम बढ़ जाएगी या घट जाएगी। देखो हीट जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो भी स्क्वायर के, तो इसका मतलब है हीट जो है आई स्क्वायर है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो करंट कितना हो गया 2 टाइम्स मतलब 2i इसका स्क्वायर, सो हीट 4i स्क्वायर। इसका मतलब है जो हीट कितनी हो जाएगी 4 टाइम। ठीक है, अगर आपको इस कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो आपको मैंने एक कंसेप्ट को करवाया था, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये तो ओरिजिनल वैल्यू है। अब नई हीट निकालनी है, नई हीट के लिए नया करंट आ गया 2i का स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम हमने चेंज नहीं करा। ठीक, ध्यान से देखते रहना, नई हीट हो गई 4i स्क्वायर आर टी, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 1, तो h डैश अपॉन h डैश की वैल्यू है 4i स्क्वायर आर टी अपॉन आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट गया, आर से आर कट गया, टी से टी कट गया, सो हमारा आ गया h डैश इक्वल्स टू 4h। इसका मतलब जो नई हीट है वो कितनी हो गई 4 गुना। तो सिंपल सा फंडा है, करंट को डबल करोगे तो हीट 4 टाइम्स जाएगी, करंट को 3 टाइम करोगे तो हीट 9 टाइम्स, इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल बढ़ेगी। यहाँ पे सीधा सा रिलेशन है, रेजिस्टेंस डबल करने पे हीट डबल, रेजिस्टेंस हाफ करने पे हीट हाफ। ऐसे टाइम पे, टाइम डबल करने पे हीट हाफ डबल हो जाएगी और टाइम को 3 टाइम 4 टाइम बढ़ाओगे तो हीट भी 3 टाइम 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। चलिए, तो हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कंसेप्ट हमारा बेटा पूरा हो चुका है हीटिंग इफेक्ट का। हमने देखा कंसेप्ट क्या है, हीट की डेवलप किस तरह से होती है और फिर उसका दिखाना डेरिवेशन। ठीक है ना, W इक्वल टू V इंटू Q लिखा था, V की वैल्यू ली, Q की वैल्यू ली, पुट करी, आखिरी में हमने H इक्वल टू W रख दिया ड्यू टू लो कंजर्वेशन एनर्जी। उसके बाद हमारा फॉर्मूला आ गया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है 250 वोल्ट का। देखो क्वेश्चन करने का फंडा हमेशा वही रहेगा, सबसे पहले लिखो गिवन। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 250 वोल्ट का, मतलब वोल्टेज दे रखी है 250 V। ठीक, इज अप्लाइड, भाई वो बैटरी लगा रखी है 250 वोल्ट की, इसका मतलब अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 500 ओम। ठीक, ओम का सिंबल ये होता है ना, तो बैटरी लगा रखी है 250 वोल्ट की और एक रेजिस्टेंस है, किसके अक्रॉस लगा रखी है रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू है 500 ओम्स। वोल्टेज दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया। इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब एक इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो 500 ओम है और वो वर्क कर रही है 250 वोल्ट पे। ठीक है, सो हमें निकालना क्या है करंट, फर्स्ट पार्ट में निकालना है करंट। चलो तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। ठीक, चलिए V बताए, R बताए, I निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ओम्स में लगेगा। ठीक, we know that V equals to IR, तो हमें यहाँ पे I निकालना है ना, so therefore I equals to V upon R। V की वैल्यू देखो वोल्ट में ही है, रेजिस्टेंस की ओम में ही है, इसमें होनी चाहिए, तो 250 अपॉन 500।
इस 0 से 0 कट गया, 25 2 जा 50, सो इट बिकम्स 1/2। सो देयरफॉर करंट कितना आ गया 0.5 एम्पियर। क्लियर, करंट की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 एम्पियर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या निकालना है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, हीट कितनी प्रोड्यूस हुई, मतलब जब मैंने रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 250 वोल्ट लगाया तो करंट प्रोड्यूस कितना हुआ। अब इस करंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होगा, तो उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से कितनी हीट एनर्जी डेवलप हुई है। सो बेसिकली हमें एच निकालना है, मगर एच इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, आई ये रहा आर ये रहा, टी तो है ही नहीं, देखो इस पार्ट में अलग से दे रखा है टी है ना, सो टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ठीक है, चलो करते हैं इसको सोल्व, बहुत इजी है। आई ये रहा 0.5 एम्पियर अभी निकाला है, और हमारा आर 500 ओम है। ठीक है, दोबारा लिखो या मत लिखो गिवन। ठीक है, देयरफॉर वी नो दैट H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है, आई की वैल्यू 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर रहेगा ना, यहाँ पे आई स्क्वायर है, आर की वैल्यू हमारी कितनी है 500 ओम, और टी की वैल्यू 10 सेकेंड्स। टाइम जो है हमारा सेकंड्स में होना चाहिए, अगर मिनट आवर में होगा तो हम उसको सेकंड्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए 0.5 का स्क्वायर, देखो अगर आपको 0.5 का स्क्वायर सोल्व करने में, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होती है, तो आप 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप कर लो उसका स्क्वायर इंटू 500 इंटू 10, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ठीक, इंटू 500 इंटू 10। अब काट दो इस 2 को इस 10 से, ठीक, तो ये आ गया 5, इस 2 को इस 500 से काट दो तो ये आ गया 250, नीचे सब टर्म खत्म हो गई, 250 इंटू 5 इट बिकम्स 1250 जूल। ठीक, तो हमारी हीट कितनी आ गई 1250 जूल आ गई। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, सिंपली वैल्यूज लिख के उसको फॉर्मूले में पुट करना है एंड वी गेट दी आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा आ गया 1250 जूल। इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बेटा, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ये बेसिकली हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अंदर जिस तरीके से आपको कैलकुलेशन कराऊंगा उस तरीके से करना, इसकी कैलकुलेशन जो है आपको इजी पड़ेगी। ठीक है ना, चलो देखते हैं, निकालना क्या है, हीट प्रोड्यूस, मतलब H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। गिवन हीट प्रोड्यूस निकालनी है, ठीक, H इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्या दे रखा है, चार्ज दे रखा है, देखो 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज। ठीक है ना, तो Q की वैल्यू है 96,000 कूलम्स। 96,000 कूलम ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ है किसके थ्रू, इस पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू 1 घंटे में। ठीक है, सो टाइम कितना दे रखा है 1 आवर। ठीक है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स, सो वोल्टेज दे रखा है 50। ठीक, कहने का मतलब है हमें हीट निकालनी है कितनी प्रोड्यूस होगी जब 96,000 कूलम चार्ज फ्लो होगा 1 घंटे में पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट के अक्रॉस किसी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी हीट का। ठीक है, अब आई तो हम पे है नहीं, केवल टी है, हम पे केवल टी दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा, आई भी नहीं है आर भी नहीं है। तो एक बात बताओ, ये चार्ज दे रखा है, चार्ज किस काम का है, देखो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो Q है T है, इसका मतलब है हमें यहां से पहले मिलेगा करंट, तो ही करंट निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे होता है। चलिए, वी नो दैट I इक्वल्स टू Q अपॉन T। ठीक, सो Q की वैल्यू रख दो यहाँ पे 96,000 और टाइम कितना है 1 आवर। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, टाइम शुड बी इन सेकेंड्स, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 घंटे में हो गया हमारे 60 इंटू 60 सेकेंड, सो टाइम हो गया 60 इंटू 60। इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, अभी हमारा बचा 960 अपॉन 6 इंटू 6,
अब ये 6 इंटू 6 भी कट जाएगा, काटो से, ये हमारा कट जाएगा, सीधा सीधा 6 से कट जाएगा, 960, ये हमारा आ गया 160। 6 के टेबल में 6 160 जा 960 आता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट भी नहीं काट सकते तो 6 के टेबल में 96 देखो कब आता है, 16 पर आता है, और 0 हमारी यही थी, तो 160 से कट गया। अब ये भी कट गया और ये भी खत्म हो गया, अब बचा 6। इस 6 से कटेगा 3 के टेबल से, सॉरी 2 के टेबल से, तो ये आ गया 80। 82 जा 160 और 3 2 जा 6, ठीक है। सो हमारा करंट की वैल्यू आ गई 80/3 एम्पियर। सर हम तो मगर उसमें निकालेंगे ऐसे पॉइंट में, बेटा पॉइंट में निकाल लो, तुम्हारी कैलकुलेशन जो है बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो हमें इसको ऐसे छोड़ेंगे क्योंकि हमें इसके आगे वैल्यू पुट करनी है। अगर हमसे करंट पूछा जाता केवल तो हम ऐसे ही निकाल देते पॉइंट में, मगर हमें इस आई की वैल्यू अभी आगे पुट करनी है, ठीक है। चलिए क्या हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अब? यस, बाय द ओम्स लॉ R इक्वल्स टू V/I, तो रेजिस्टेंस निकाल लो। नाउ रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V/I, V की वैल्यू कितनी है 50, I की वैल्यू कितनी है 80/3, ठीक। अब ये जाएगा ऊपर, ठीक, सो इट बिकम्स 50 इंटू 3/80। क्लियर भाई, तो मैथ्स है ना सिंपली, तो आपको आना चाहिए। इस 0 से 0 कट गया, 5 इंटू 3 15/8, रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 15/8 ओम। सर हम पॉइंट में निकाल ले? नहीं, पॉइंट में नहीं निकालना, हम आखिरी में पुट करेंगे, ठीक है। बस देयरफॉर H इक्वल्स टू I² RT। I की वैल्यू कितनी है 80/3, अब 80/3 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो 80/3, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 15/8, टाइम कितना है 1 आवर नहीं, 60 इंटू 60 है ना, 60 इंटू 60। चलिए अब देखो बहुत इजीली कट जाएंगी सर टर्म्स। पहले 3 काटो, इससे कट जाएगा 15 से, 5 जा 3 5 जा 15, ठीक है। इस 3 काट दो, 3 20 जा 60। अब बचा हमारा ये केवल 8 10 जा 80। अब इनको एक बार लिख लो, क्या क्या कटा क्या बचा, यहाँ से 10 बचा, यहाँ से 80 बचा, यहाँ से 5 बचा है, यहाँ से 20 बचा है, और यहाँ से 60, नीचे वाले सब टर्म्स कट गई। अब देखो बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो गई, जितनी भी जीरो सम को इकट्ठी कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 इंटू 8 8 इंटू 5 40 40 इंटू 2 80 80 इंटू 6 480। समझ में आई नहीं है कैसे करा ये क्वेश्चन? सर हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। देखो 1 2 3 4, 4 जीरो से, इन जीरो पे लिख लो भाई, 4 जीरो इकट्ठी तो नहीं है। फिर 1 इंटू 8 8 इंटू 5 40 40 इंटू 2 80 80 इंटू 6 480। हमने क्या करा, जीरो को कलेक्ट करके सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है कैलकुलेशन की। सो हमारा आ गया 4850 जूल, ठीक है। इसका मतलब है हीट आ गई हमारी 48 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। इसको 10 की पावर 5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर, नोट करिए इसको। तो चलो बेटा, नोट कर लिया आपने। चलो तो हमने जो है आज देखा हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, फिर हीटिंग इफेक्ट का डेरिवेशन देखा है, और उसके बाद हमने हीटिंग इफेक्ट के 2 न्यूमेरिकल देखे हैं, अच्छे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आप और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो है चैप्टर खत्म हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक रहता है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। उसमें बेसिकली क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर कौन कौन सी चीजें चलती हैं, ठीक है। उसको भी एक बार देख लेते हैं, 2-3 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए सिंपल टॉपिक है, आप खुद भी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन आ जाती है कई बार। नंबर 1 क्या है हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, जो हमारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस होते हैं उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट का यूज होता है। जैसे कि हीटर, एग्जांपल हीटर, जो हमारे घरों में हीटर होता है, ठीक। हीटर हो गया या रोड हो गई मेटल की, इससे पानी गर्म करा जाता है, ठीक है ना।
और हमारा बेसिकली ओवन हो गया, ओवन, ठीक, टोस्टर हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसी बहुत डिवाइस होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन हो गया हमारी प्रेस, ठीक है ना। तो इन डिवाइस में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस वायर, हाई रेजिस्टेंस का एलिमेंट, मेटल की रोड यूज होती है। जब हाई रेजिस्टेंस की रोड होगी, जैसे हमने प्लग ऑन करा तो वहां से करंट प्रोड्यूस होगा और उसके अंदर जो एलिमेंट लगा हुआ है हाई रेजिस्टेंस का, उसके अंदर हीट डेवलप होगी और वो चीज जो है ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। हीटर, रोड, ओवन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब क्या है, हमारी हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करती हैं, ठीक है। नंबर 2 है हमारा बल्ब, जो बल्ब हमारा ग्लो करता है, ठीक है ना, इन बल्ब ग्लोइंग, ठीक है। अब देखो जो हमारा बल्ब होता है वो बेसिकली किस मेटल का बना होता है, वो बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन क्या होता है, एक मेटल होता है, ठीक है ना। या पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन के अंदर कि क्या क्या हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। चलो, तो टंगस्टन मेटल लगा होता है। अब टंगस्टन मेटल क्यों लगा होता है, देखो आपको पता है बल्ब जो है ग्लो करता है और वो गर्म भी होता है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रही है, हीटिंग इफेक्ट हो रहा है। बस वहां पे क्या हो रहा है, हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब जो टंगस्टन मेटल होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये यूज होता है। एक तो हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, मतलब कि हाई रेजिस्टेंस। अब अगर हाई रेजिस्टेंस होगा जब भी तो हीट डेवलप होगी, ठीक है ना, ये तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है हीटिंग इफेक्ट की। उसके बाद इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सपोज करो अगर मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया तो ये तो पिघल जाएगा और बल्ब खराब। इसका होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, कितना होता है 3380 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली 3380 डिग्री सेल्सियस। तो 3380 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये पिघलेगा नहीं, ठीक है ना। सो हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से जो है हमारा टंगस्टन मेटल जो है पिघल नहीं पाता है। और थर्ड का क्या है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, जो ये बना होता है ना, जब आप किसी बल्ब को अगर देखो तो उसके अंदर बहुत ही पतला, बहुत ही थिन वायर होता है। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो टूट जाएगा और बल्ब बंद हो जाएगा। तो बेसिकली इसकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है। तो 3 प्रॉपर्टी होती है इसकी टंगस्टन मेटल की, हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और हाँ, इसके अंदर अगर जब ये हीट प्रोड्यूस होगी तो बेसिकली टंगस्टन मेटल बर्न भी कर सकता है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन हो इस बल्ब के अंदर, अगर ऑक्सीजन भरी हो तो क्या होगा, ये आग पकड़ लेगा और ये जल जाएगा। मगर इस बल्ब के अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन या आर्गन, नाइट्रोजन या आर्गन गैस फील्ड होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि विच गैस इज फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड व्हाई, तो लिख देंगे सिंपली नाइट्रोजन एंड आर्गन आर फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। व्हाई, ये जो गैसेस है ना हमारी, ये गैसेस होती हैं अनरिएक्टिव। दीज गैसेस आर अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव का मतलब क्या होता है, जो गैसेस रिएक्ट नहीं करती। तो अगर ये गैसेस रिएक्ट नहीं करेंगी, काम ही नहीं करेंगी, तो टंगस्टन के साथ एक्शन नहीं करेंगी और वो बर्न नहीं होगा। तो बेसिकली नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव गैसेस। क्लियर। तो नंबर 1 था इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंस में, नंबर 2 था बल्ब के अंदर। नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इसको आप मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ोगे ना एक बार, मगर फिर भी एक बार देख लो, इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। अब सबने सुना होगा, नहीं तो आप अपने घर में मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि ये फ्यूज क्या होता है, ठीक है। चलो, बेसिकली फ्यूज होता क्या है, एक थिन, क्या होता है ये, एक पतला टिन, टिन क्या होता है, मेटल होता है ना, टिन प्लेटेड कॉपर वायर, थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर। एक सपोज करो कॉपर वायर है, उसके ऊपर टिन की, टिन मटेरियल की जो है उसके ऊपर कोटिंग होती है, ठीक है ना, बहुत ही पतला होता है ये। बेसिकली आप देखना इन्वर्टर वगैरह में आपको दिख जाएगा, ठीक है, 2-3 रुपए का आता है केवल, ये है ना। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज की प्रॉपर्टी है हाई रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टिविटी, ठीक, हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। सर यहाँ तो हाई था, यहाँ लो क्यों है, देखो यहाँ पे काम था कि इसे पिघलना नहीं है, यहाँ पे इसको लगाया क्यों गया जिससे कि ये पिघल जाए, ठीक है ना। चलो मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली इस इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या है, ठीक है। चलिए देखिए, सपोज करो हमारा सर्किट है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, हमने यहाँ लगा दिया फ्यूज। ऐसे होता है फ्यूज, पतला सा वायर होता है, ठीक है, और ग्लास के अंदर, कांच का थोड़ा सा छोटा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे सर्किट है, यहाँ पे हमारे सारे के सारे अप्लायंसेस है और यहाँ पे जो है हमारे सर्किट से करंट आ रहा है।
सपोज करो करंट जो है एकदम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, पीछे से क्या हुआ, कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई और करंट ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। आपको पता है हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की कुछ ना कुछ रेटिंग होती है, तो अगर ज्यादा करंट यहाँ पे आया इस पर्टिकुलर अप्लायंस के पास तो ये तो फूक जाएगा। तो होगा क्या, जब ये यहाँ पे करंट हाई आएगा तो पहले इस फ्यूज के थ्रू जाएगा, और जब यहाँ पे करंट ज्यादा आएगा तो हाई रेजिस्टेंस तो है ही, तो यहाँ पे क्या होगी, हीट डेवलप होगी, और अगर हीट डेवलप होगी तो इसका जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। बेटा टेम्परेचर बढ़ने से इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये क्या करेगा, पिघल जाएगा। पिघलने का मतलब है जो ये फ्यूज वायर है इट विल ब्रेक डाउन। अब जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ बन गया ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब होता है आगे करंट जा ही नहीं पाएगा, और अब अगर आगे करंट नहीं जा पाया इसका मतलब है हमारी घर की लाइट चली जाएगी और वो हमारे अप्लायंस बच जाएंगे। तो उस दौरान जो करंट ज्यादा हुआ था उससे इलेक्ट्रिक फ्यूज ने हमारे घर के अप्लायंसेस को बचा लिया। ठीक है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है काम करता है। तो ये बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो चलिए बेटा हमारा चैप्टर जो है खत्म हो चुका है ऑफिशियली। ठीक है, अब हम करेंगे आगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है ना, केमिस्ट्री का हमारा बेसिकली साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 1 है और केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो जो ज्यादा सारे प्रैक्टिस करना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।